स्कूल क्लास 7। हम SST में हिस्ट्री का 7 लेसन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने जातीय समुदायों के बारे में पढ़ा था कि जातियों का वर्णन कितने वर्ग में किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि बदलता समाज, नई जातियाँ, श्रेणियाँ क्या हैं। तो हमने कल जाति के बारे में पढ़ा था कि भाई किस तरह से गौण जाति है, वर्ण जाति है, ये कितनी जातियाँ हैं जो समुदाय में फैली हुई थी। परंतु जैसे ही समाज बदला तो इन जातियों की श्रेणियाँ भी बदली। समाज के बदलते बदलते इन जातियों ने अपने आप को बदला। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ जो थी वो बढ़ने लगी थी। जैसे हमारा जो वर्ण था 4 जातियों में विभाजित था। हमारा जो जाति थी, सबसे पहले थी ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र। परंतु अब ये जातियाँ भी भिन्न भिन्न रूपों में डिफरेंट होने लगी थी। दूसरी और कई जनजातियों समाजी समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया था। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया था। जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता दी गई थी। भाई अब ये जातियों में इन वर्णों में विभाजित हो गई थी। भाई जो सुनार का काम कर रहा है वो सुनार बन गया, जो लोहे का काम कर रहा है वो लोहार बन गया, बढ़ई। तो ये राजमिस्त्री जातियों में ये क्या है, बदलती चली गई। और 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्या हुआ, 11वीं और 12वीं सदी में आते आते क्षेत्रों के बीच में राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी जताई। वे हून, चंदेल, चालुक्य कुछ और दूसरी वंश परंपराओं से आते गए और जनजातियों में आते गए। कई कुल राजपूत मान ले गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह क्या ले लिया, कृषि वाले क्षेत्रों में कई तरह से परिवर्तन हो गए। समझ में आया। तो शासकों के रूप में क्या हुआ, राजपूत गोत्रों के उदय के कारण जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थनों से कई जनजातीय जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो गए। उनकी बहुसंख्या आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। भाई बहुत सी जाति थी जिन्होंने धीरे धीरे किसको अपना लिया था, इस्लाम धर्म को अपना लिया था। समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे नज़दीक से एक नज़र। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम गौड़ जाति के बारे में। गौड़ लोग जो हैं गौड़माना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। यानी कि जो गौड़ जाति के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, गौड़माने में। वह स्थानीय तरीके कृषि, स्थानीय कृषि क्या होती है, यानी कि जो बदल बदल कर खेती करते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए खेती को खुला छोड़ दिया जाते हैं। तो विशाल गौड़ जनजाति कई छोटी छोटी कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राज्य होता था जिसमें दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी। अब क्या था भाई, गौड़माना वहाँ पर रहते थे तो इससे क्या हुआ, जो दिल्ली में जो शासक थे उनकी शक्ति धीरे धीरे घट गई थी। और अकबर के शासनकाल के इतिहास में अकबरनामा, ठीक है, अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। तो उसने गौड़ राज्य में 70,000 गाँव थे। तो उस अकबरनामा में पाया गया कि भाई गौड़ जो जाति थी उनके कितने गांव थे, 70,000 गांव थे। राज्य गढ़ों में विभाजित थे, यानी कि जो उनके राज्य थे छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी गास कुल कंद के नियंत्रण में था, यानी कि जो भी गढ़ था वो किसी उसमें विभाजित था। समझ आया। बड़े राज्यों के उदय ने गौड़ समाज के चरित्र को बदला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राज्यों से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौड़ सरदारों को अब राजपूतों के रूप में क्या प्राप्त हुई, चाहत प्राप्त हुई, जिसलिए गढ़कंडा गौड़ राजा अमनदास, कौन है, अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो इस तरह से देखा गया कि गौड़ जातियों में जो थोड़े जो राज्य थे वो गढ़ में बदले हुए थे। गढ़ होते हैं ना भाई, छोटे छोटे राज्य बना दिए गए थे, उनको गढ़ कहा जाता था। यानी कि थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर ये बना दिए जाते थे और उनका अलग से ही एक छोटा सा राज्य स्थापित कर दिया जाता था। गढ़कंडा का एक समर्थ राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खास धन कमाया। जो गढ़कंडा के जो राज्य थे उसमें इन लोगों ने हाथियों को पकड़ने राज्यों में निर्यात यानी कि व्यापार, और उन्होंने लूट में बेस किस्ती किस्तें और हाथी मुलाकात के हथियार लिए थे। ठीक है, तो ये तो थी गौड़ जाति। अब पढ़ेंगे अहोम जाति क्या थी। गौड़ जाति आपने पढ़ी। अहोम जाति जो लोग थे मणियार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में आकर बसे थे। यानी कि ये लोग बाहर से आए थे और आकर कहाँ बस गए थे, ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान में। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दमन करके राज्य की स्थापना की और 16वीं सदी के दौरान उन्होंने कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जातियों को भी इसके अधीन कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया जिसके लिए 1530 के दशक में इतने वर्षों पहले आगामी अस्त्रों का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। समझ में आया। 1860 तक आते आते वह उस तरह बारूद और तोपों का क्या करने लगे, निर्माण में सक्षम हो गए।
तो जो अयोम के जो लोग थे वो दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमणों का उनको सामना करना पड़ा था। जैसे 1662 में मीर जुल्मा के नेतृत्व में मुगलों ने अयोम राज्य पर हमला किया था। किसने किया था? अयोम राज्यों पर मुगलों ने वो किया था, हमला किया था। तो परंतु जो अयोम के जो लोग थे बहादुरी से उसका सामना किया और बावजूद परंतु फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। किसको? अयोम जाति के लोगों को। अयोम राज्य जो है बेकार पर निर्भर रहते थे। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वह पाइक कहलाते थे। यानी कि अयोम में क्या था? अयोम राज्यों में जिन लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था उन लोगों को क्या कहते थे? उन लोगों को कहते थे पाइक। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के साथ सघन आबादी से कम आबादी वाले इलाकों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अयोम कुल टूट गया और लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण का अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुट सकते थे। अयोम समाज में कुलों में विभाजित था, यानी कि जो अयोम समाज था वो कुलों में विभाजित था, यानी कुल में बटा हुआ था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कमियां जातियाँ थी, इसलिए अयोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आते थे और ये खेल के नेतृत्व में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दे दी जाती थी। अयोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था जहाँ पर कवियों और विद्वानों को अनुदान में क्या दी जाती थी? कवि, वो जमीन दी जाती थी। यानी कि अयोम राज्य में क्या था कि उनको क्या दी जाती थी? जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। भुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अयोम भाषा में और फिर असमिल में लिखा गया था। समझ में आ गया? तो इसमें आपने एक बार एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बताना होता है कि गौड़ जाति और अयोम जाति में डिफरेंस बताइए। तो इन दोनों में ये डिफरेंस बताना होगा, ये आपको बता दिया जाएगा किस तरह से करना है। तो ये लेसन आपका कंप्लीट होता है, तो इसको आपको सेंड कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर इसके मिलान करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं और उसके बाद आपके राइट रॉन्ग हैं और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो को आपको सेंड कर दिए जाएंगे, आपको अपनी कॉपी में लिखना। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योग्राफी का लेसन करेंगे, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी की बुक रखेंगे, ज्योग्राफी का लेसन करेंगे, ठीक है।